हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, गाइज योर फ्रेंड। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि है नेक्स्ट वाला पार्ट चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने एक्चुअली एंड किया था हमारे लास्ट वाले क्लास के वीडियो को, और देखा था उसमें कि अलग अलग टाइप के कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइट, SiO2 का स्ट्रक्चर देखा था, BOS 3 टाइम्स को स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, साइड बाय साइड हम लोगों ने आपका BCl3 का स्ट्रक्चर देखा था, Al2Cl6 का स्ट्रक्चर देखा था, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस की थी। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में 2 स्ट्रक्चर्स डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि टाइम का कंसिस्टेंसी था। तो चलिए उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग सबसे पहले हमारे वो दोनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारे के सारे रिएक्शंस को देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो आपको लगती है लेकिन एक्चुअली उतनी डिफिकल्ट है ही नहीं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर को, जो कि है आपका HNO3। तो चलिए देखेंगे HNO3 के स्ट्रक्चर को। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने SiO2 के स्ट्रक्चर पे एंड किया था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लो, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करना, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना, स्ट्रक्चर का कैसे लिंक होता है ना बना हुआ। अगर हम लोग डायरेक्टली सेकेंड पार्ट को देखेंगे या थर्ड पार्ट को देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाती है, राइट, क्योंकि उसका बेसिक प्रीवियस वाले क्लास में होता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आपके HNO3 के स्ट्रक्चर को, कि ये HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखते तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है ना, जो भी आपका नाइट्रोजन एटम है ना गाइस, ये आपका सेंट्रल एटम है। क्या, कौन सा एटम है? सेंट्रल एटम। मतलब ये जो नाइट्रोजन एटम है ये एकदम सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, फिर मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन लगाया, ठीक है, सेकेंड ऑक्सीजन लगाया और थर्ड ऑक्सीजन लगाया। ऐसे मैंने टोटल 3 ऑक्सीजन लगा दिए और एक हाइड्रोजन है। तो इस ऑक्सीजन को मैंने एक हाइड्रोजन वाला ग्रुप जोड़ दिया। मतलब मैंने एक्चुअली क्या किया, इसका नाम है HNO3। सेंट्रल एटम जो है वो आपका नाइट्रोजन है, इसलिए मैंने नाइट्रोजन को लिख दिया। हाइड्रोजन एक है, एक लगा दिया, और ऑक्सीजन कितने? 3, 1 2 3 हो गया इतना। चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड बना रहा है इस नाइट्रोजन के साथ में। अब देखो, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बहुत पहले भी आप लोगों ने सोचा होगा इस चीज़ को, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो टोटल 2 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, या तो हो सकता है कि ऑक्सीजन आपका एक बॉन्ड बनाए और एक उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। नाइट्रोजन जो होता है वो टोटल आपके 3 बॉन्ड बना सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि नाइट्रोजन आपके 4 बॉन्ड्स बनाए और साथ ही में उसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ये वाली दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन टोटल 2 बॉन्ड बना सकता है। जिसको ये दोनों ट्रिक पता चल गई ना, वो दुनिया का ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं केमिस्ट्री का वो नहीं ड्रॉ कर सकता, सब कर लेगा, वो सब कर लेगा। उसके लिए एकदम ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं सिखा रही, वो तो बुक में भी दे रखा है। फिर आप बोलोगे ना मैम ये तो बुक में भी दिया है, फिर हमको क्या स्पेशल सीखने को मिल रहा है? आपको स्पेशल थिंग जो सीखने को मिल रही है ना, वो ये वाली चीज़ है कि ऑक्सीजन एक तो 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 1 बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाएगा, या तो 4 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। देखो अब कैसे होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ने यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड। तो ये वाला क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? 1 और 2। ऑक्सीजन ने 2 बनाए, यहाँ पे भी 1 और 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने 2 बनाए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ने 1 ही बनाया है। तो अगर एक बॉन्ड आता है तो उसके साथ में क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और नाइट्रोजन एक तो 3 बनाएगा, या तो 4 बॉन्ड। बट देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। और जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। देखो कितना इजी हो गया समझना, कितना इजी हो गया। नहीं तो ये स्ट्रक्चर को आधे स्टूडेंट रट्टा मारते बैठते। बट ये ट्रिक आपको समझी या नहीं कि एक तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 1 बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। और दूसरी ट्रिक क्या है, आपका जो नाइट्रोजन है एक तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, या तो वो 4 बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज। तो 4 बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 1 ही बॉन्ड बनाया, जब भी वो 1 बॉन्ड बना देते नेगेटिव चार्ज आता है। डन गाइस। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है भाई आपका H3PO4 टाइम्स। H3PO4 के स्ट्रक्चर को हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। H3PO4, ठीक है। देखते हैं इसको स्ट्रक्चर। H3PO4 का मतलब ही क्या होता है आपका, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड, और HNO3 का मतलब ही आपका क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो चलिए अब देखेंगे H3PO4 को। H3PO4 में आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फॉस्फरस एटम है ना वो आपका सेंट्रल एटम है, ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग फॉस्फरस का ये वाले एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये हुआ फॉस्फरस। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 और 3। इस तरीके से मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, और आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो एक ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, एक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, और एक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लगाया। तो हाइड्रोजन टोटल 3 थे, 1 2 3। ऑक्सीजन टोटल 4 थे, 1 2 3 4। फॉस्फरस एक था, सेंट्रल एटम में लगा दिया। अब देखो इसको मैं कैसे ज्वाइन करूंगी, ध्यान देना, जरा ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान दो आप लोग, सारे के सारे सब समझ में आ जाएगा आपको। देखो इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ज़रूरी है क्या ये ऐसे स्ट्रक्चर निकालना, ये वेज और डैश के साथ में स्ट्रक्चर निकालना, हम लोग नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते क्या? तो सुनो, आप लोग नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके जगह पे ऐसा वाला स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर भी चलेगा गाइस, ये भी चलता है। ज़रूरी नहीं है आपको वही वाला स्ट्रक्चर निकालना है। अगर आपको वो वाला स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट जाता है तो आप ये वाला स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर चलते हैं। ऐसा नहीं कि बुक में यही दिया है तो मुझे इसका मतलब यही निकालना है क्योंकि यही सही है, ये भी सही है। समझा या नहीं? अब देखो क्या करने का। H3PO4 था, फॉस्फरस आपका सेंट्रल एटम था, हाइड्रोजन 3 थे और ऑक्सीजन 4 थे। तो 1 2 3 4। चलो चेक कर लेंगे अपन लोग सारे की सारी चीज़ों को। क्या बोला गया आपको? आपको यहाँ पे ये बोला गया ऑक्सीजन ने एक तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, या तो एक बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए क्या? देखो 1 और 1। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए क्या? 1 और 1। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, 1 और 1, ठीक है। इसका मतलब जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता, बट जब वो एक बॉन्ड बनाएगा तब उसके जाके क्या होता है, तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स खत्म होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में आने वाले। अब रिएक्शंस की एंट्री होने वाली है इस चैप्टर की। सारे के सारे रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 में जो भी कंपाउंड आपके आते हैं उनके जो भी रिएक्शंस है, प्रिपरेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, अलग अलग यूजेस है, प्रॉपर्टीज़ है, एप्लीकेशंस है, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग आज के क्लास में, ठीक है। और आज का क्लास गाइज आपका लास्ट वाला क्लास रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इस चैप्टर में मतलब इस वाले क्लास में आपका ये वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर क्लास में इस चैप्टर के सारे वो रिएक्शंस जो आपकी नज़र में बहुत डिफ़िकल्ट है और क्लास करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शंस को जो कि आपके गिवन है पेज नंबर 131 पर टेक्स्ट बुक के। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे हम लोग वो सारे के सारे रिएक्शंस जो आपके नज़रों में डिफ़िकल्ट है और अब आपको सारे के सारे बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। सो आई थिंक गाइज यू ऑल आर अवेटिंग फॉर दिस चैप्टर, मतलब स्पेशली इस वाले पार्ट के लिए क्योंकि ये पार्ट डिफ़िकल्ट है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर सारे के सारे रिएक्शंस को। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये रिएक्शंस देखने के बाद यू विल बी लाइक वाओ दिस रिएक्शंस आर सो इजी। सो लेट्स सी। चलिए तो सबसे पहले गाइस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे आपके बोरैक्स को। ये बोरैक्स क्या होता है? बहुत बार नाम सुना है ना बोरैक्स का, बोरैक्स बोरैक्स बोरैक्स, बट क्या कभी रिएक्शन देखी है बोरैक्स की कि बोरैक्स कैसा दिखता है, बोरैक्स का फॉलिकुलर फॉर्मूला कैसा होता है, बोरैक्स के रिएक्शंस कौन से होते हैं, ये कभी सोचा है? तो चलिए देखेंगे आज ये सब कुछ। सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये है कि बोरैक्स का फॉर्मूला क्या होता है।
B4O7, Na2B4O7 जो होता है वो गाइस आपके बोरैक्स का फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना गाइस, वो रहेगा आपका प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स को हम लोग देखने वाले हैं कि बोरैक्स बनाएंगे कैसे। मतलब ये आपको देखने का है कि आपको Na2B4O7 जो कि आपका बोरैक्स है इसको कैसे क्या बनाने का है। चलिए देखेंगे इसको। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे ना गाइस, हम लोग इसके अंदर में डालेंगे आपका Ca2B6O11। इसका नाम होता है कोलेमनाइट। क्या नाम होता है? कोलेमनाइट। आप देखो नाम तो बड़े अजीब व गरीब है, ऐसे नाम तो कभी ज़िंदगी में नहीं सुनते और ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलते। कोलेमनाइट, ये ऐसा कैसा नाम है तो पहले बार सुन रहे, कोलेमनाइट। लेकिन याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी कि यार इसको तो रट्टा भी मानना बड़ा डिफिकल्ट है, बट क्या करें यार, ये केमिस्ट्री है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है उसको ज़बरदस्ती डाइजेस्ट करना पड़ता, नहीं पसंद होती है, बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होती, फिर भी पढ़ना पड़ता है। क्या करेंगे, अपन सारे 11th साइंस के स्टूडेंट्स हैं। चलिए तो ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग क्या डालेंगे, इसके अंदर में भाई हम लोग डालेंगे आपका ये वाला कंपाउंड Na2CO3। इसको हम लोग हीटिंग करवाएंगे। ऐसा तो नहीं ना इसको बोलेंगे कि भाई तू इसके साथ रिएक्ट हो जा और ये रिएक्ट हो जाएगा, इतना सीधा साधा तो है नहीं है। क्या आपके बोलने से रिएक्शन कर लेगा? आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीटिंग। आधे लोगों को पता नहीं होता ये ट्राइंगल क्या है, याद रखने का, इसका मतलब हीटिंग होता है। क्या होता है? हीटिंग होता है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये चल क्या रहा है, मुझे कैसे याद रहेगा कि इसके अंदर मुझे ये डालने का है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बोरॉन और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड। तो देखो इसमें बोरॉन भी है और ऑक्सीजन भी है कि नहीं। लेकिन आपको और क्या चाहिए, आपको इसके अंदर सोडियम भी तो चाहिए ना। अब बोरॉन और ऑक्सीजन का जुगाड़ तो यहाँ से हो गया, बट आपके सोडियम का जुगाड़ नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करने वाले ना, सोडियम का जुगाड़ यहाँ से करेंगे। मतलब सोचो आपको यहाँ से B और ऑक्सीजन मिल जाएगा, बोरॉन और ऑक्सीजन आपको यहाँ से मिल जाएगा, सोडियम आपको यहाँ से मिल जाएगा। हो गया भाई जुगाड़ आपका, बिल्कुल हो गया। अब देखो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं करने का, जो दिख रहा है बस उसी को बनाने का, Na2B4O7। ऐसा नहीं कि इसी पे दिमाग लगाते बैठे कि ये कहाँ पे जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, ऐसे पगले जैसे दिमाग नहीं लगाना। ये दिख रहा है ना, डायरेक्ट इसको देख के छाप देने का, समझा या नहीं। क्या करने का, सोडियम का जुगाड़ यहाँ से हो पाया और बोरॉन और ऑक्सीजन का जुगाड़ यहाँ से हुआ और मेरा कंपाउंड बन गया। साइड बाय साइड और क्या बनता है पता है, साइड बाय साइड आपका यहाँ पे बनेगा NaBO2 टाइम्स और CaCO3 टाइम्स, NaBO2 टाइम्स और CaCO3 टाइम्स, ये भी आपका बनता है। एक बात दिमाग में फिट कर लो, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस अगर करते बैठ गए ना, तो बताती हूँ मैं 20 मिनट तो आपके रिएक्शन बैलेंसिंग में जाएंगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आता ये कहाँ पे जाएगा वो कहाँ पे जाएगा। पेपर में अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 घंटे रहते हैं। 3 घंटे में से तो आपको कितने फटाफट क्वेश्चंस करने, एक ही रिएक्शन को अगर 10-15 मिनट दे दी तो कैसा चलेगा। इसलिए रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप करो। मैंने रेडॉक्स में आपको खूब समझा के सारे बैलेंसिंग सिखाए थे, तो जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे एक बार बैलेंसिंग सीखने का है, वो लोग सारे के सारे जाओ, रेडॉक्स वाले चैप्टर में है, बिल्कुल अपलोडेड है, वहाँ पे सब सिखाया मैंने, ठीक है। चलिए तो गाइस ये रहा आपका बोरैक्स बनाने का मेथड। अब हम लोग क्या करने वाले ना, अब हम लोग करेंगे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आपके बोरैक्स के साथ में। बोरैक्स के साथ में अलग अलग टाइप के रिएक्शंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ रिएक्शंस ऑफ बोरैक्स, कि बोरैक्स जो होगा वो कैसे कैसे अलग अलग मेथड्स में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने बोरैक्स बनाने की टेक्निक देखी कि बोरैक्स को बनाते कैसे। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बोरैक्स को अलग अलग कंपाउंड के साथ में रिएक्शन के बाद कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग वाली चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ जो गाइज हम लोग को डिस्कस करना है ना, वो ये है कि बोरैक्स जो होता है उसका जो भी डेकाहाइड्रेट वाला फॉर्म होता है, उसको जब आप हीटिंग करते हो तो आपके कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग को बोरैक्स को लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्शंस ऑफ बोरैक्स, मतलब आपको बोरैक्स के रिएक्शन कराने। तो सबसे पहले मैं बोरैक्स को लूँगी, Na2B4O7। मैंने सबसे पहले बोरैक्स को लिया, बट ये जो बोरैक्स का फॉर्म है ना गाइस, ये मैं हाइड्रेटेड वाला फॉर्म ले रही हूँ। हाइड्रेटेड मतलब इसके साथ में पानी भी एसोसिएशन में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोग ही बताओ, जब आप लोग घर में हीट करते हो कोई भी चीज़ को, ठीक है, तो कुछ समय के बाद जो वाटर होता है वो वेपर्स के फॉर्म में निकल जाता है, वो भाप बन के निकल जाता है, वेपर्स निकल जाते हैं ना, उसके पानी निकल जाता है। बिल्कुल वैसे ही हो रहा, इसके अंदर में हाइड्रेटेड फॉर्म था, हीटिंग करवाया
तो ये सारे के सारे पानी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये सारे के सारे पानी आपके निकल गए, तो क्या बचेगा, Na2B4O7 बच गया भाई आपका ये। तो आपका ये वाला चीज़ बच जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, इसका टूटता है, ये भी टूटता है जब इसको हीटिंग करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका बनता है NaBO2 टाइम्स प्लस B2O3, ये वाली चीज़ आपकी बनती है NaBO2 टाइम्स प्लस B2O3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है, देखो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे पहली बात आपको जो यहाँ पे याद रखना है ना, वो ये है कि ये तो आपका बोरैक्स बना, आप लोगों को लगेगा ये एक ही बार ट्रायंगल दे रखा है, दो बार ट्रायंगल कहाँ से आया। तो आपको याद रखना है, एक बार ट्रायंगल दो, दूसरे बार ट्रायंगल दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही बार में भी बता सकते हो, दो बार में बता सकते हो, क्योंकि वो रिएक्शन तो सेम ही है। इसका नाम होता है भाई आपका बोरैक्स बीड। क्या नाम होता है, बोरैक्स बीड नाम होता है इसका। इसका नाम बोरैक्स बीड इसलिए क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड है ये बीड टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो अलग अलग टाइप के बीड्स का जो टेस्ट होता है ना, उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने बोरैक्स का हाइड्रेटेड वाला फॉर्म लिया, उसको हीटिंग करवाया, तो जो पानी थे वो निकल गए, जो कंपाउंड बचा उसको एज इट इज़ लिख दिया, फिर से हीटिंग करवाया। फिर क्या हुआ, फिर आपका देखो गाइस क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले NaBO2 निकला बोरैक्स बीड के फॉर्म में और B2O3 निकला। मैं कोई भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करवाऊंगी, बैलेंसिंग आप लोग सारे के सारे ट्राई करो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया था, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम टेक्स्ट बुक में तो इसके पहले एक और रिएक्शन है, फिर आपने हमको वो वाली रिएक्शन पहले क्यों नहीं कराई, पहले ये वाली रिएक्शन क्यों कराई, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। और आधे लोग सोचेंगे मैम तो वो रिएक्शन ही भूल गई इसके पहले वाली। तो आपको याद रखना है गाइस, ये रिएक्शन को पढ़े बिना मैं अगर आपको वो वाली रिएक्शन इसके पहले वाली बढ़ाती थी ना, तो आपको कन्फ्यूजन होता था, इसलिए पहले मुझे ये रिएक्शन लेनी पड़ी। अब हम लोग इसके पहले वाली जो रिएक्शन है उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रिपरेशन बता दिया, फिर सेकंड केस में मैंने आपको सेकंड वाली रिएक्शन बताई बोरैक्स की। अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट वाली बोरैक्स की, ठीक है। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। चलिए गाइस, तो अब हम लोग देखेंगे अपने अलग अलग बोरैक्स के रिएक्शंस को। यहाँ पे मैंने आपको पहली रिएक्शन बोरैक्स की डिस्कस करवाई, अब हम लोग देखेंगे अलग अलग और रिएक्शंस बोरैक्स की। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। और देखो एक और बात, हर कॉइन के जैसे दो साइड्स होते हैं, हेड और टेल। इन द सेम फैशन केमिस्ट्री में कोई कोई चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा, कोई कोई चैप्टर आपको बहुत टफ भी लगेगा, हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आने रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बहुत ख़राब पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली बात ये है कि कोई कोई पार्ट डिफ़िकल्ट होता है, हमें सबको डाइजेस्ट करना है, डिफ़िकल्ट वाले पार्ट को भी पढ़ना है, ईजी वाले पार्ट को भी पढ़ना है, यही तो आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले रिएक्शन को। चलिए, तो अब हम लोग ले रहे हैं Na2, नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं Na2B4O7। इसमें हम लोग डाल रहे पानी। मतलब हम लोग को ये बताना है कि जब भी हम लोग बोरैक्स को लेते हैं, मतलब ये जब भी मैंने Na2B4O7 को लिया और जब मैं इसके अंदर में पानी को डालती हूँ, तो ऐसे कौन से रिएक्शंस है जो बोरैक्स मुझे दिखाता है। तो सबसे पहली बात आपको बस यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे आपको सोडियम दिख रहा है और यहाँ पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है, सबसे पहला जो आपका बनेगा ना वो रहेगा आपका NaOH प्लस BOH 3 टाइम्स। अब सुनो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स तो आए होंगे। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये आता है कि मैम ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कैसे बन गया, मेरे को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन, मैम बुक में तो और कोई प्रोडक्ट दे रखा है, आपने तो और ही कुछ लिखा है ना, आए है ना। तो थोड़ा सा वेट करो, मैं सब समझा के देती हूँ। भाई याद रखना है कि पानी के अंदर में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है H और एक होता है OH। सबको पता है, यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे है OH, क्या बन गया NaOH। सोडियम और OH से क्या बना NaOH, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बोरॉन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इससे क्या बना BOH 3 टाइम्स। रट्टा मारने वाली चीज़ें वहाँ पे कहीं पे लिख लो, रट्टाफिकेशन। ये रट्टाफिकेशन के बिना नहीं होने वाला, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे रट्टाफिकेशन। जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आते हैं ना, वो समझ में तो आते नहीं क्या चल रहा है, बस उसका एक ही सोल्यूशन होता है रट्टाफिकेशन। और थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लो, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ता है। देखो क्या करने का है, पानी के अंदर में दो चीज़ें होती है H और OH। क्या होगा, ये Na जो है ना, ये OH के साथ में
NaOH बनाएंगे। अब ये बोरॉन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन क्या बना रहे, BOH 3 टाइम्स। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये तो आपने गलत लिखा है, बुक में तो BOH 3 टाइम्स है ही नहीं। तो याद रखने का, रे भाई याद रखने का, BOH 3 टाइम्स का मतलब ही H3BO3 होता है। फिर आप बोलेंगे कि आपने हमको दो बात क्यों बताई, बुक में तो एक ही दे रखा था। बट भाई याद रखने का, अगर मैं आपको एक ही बता दूँ, जब आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो या जब आप 12th में जाओगे, अगर आपको सिर्फ ये एक ही पता है और अगर ये आ गया तो क्या करोगे MCQ वगैरह में। हमें दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखते तो B एक है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 3 है। तो आप इसको H3BO3 भी लिख सकते हो, आप इसको BOH 3 टाइम्स भी लिख सकते हो। समझा या नहीं? तो बस ये वाली रिएक्शन थी आपकी, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड इसका नाम होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग टाइप के और रिएक्शन लेंगे। तो चलिए डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट रिएक्शन को। सबसे पहले अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग जो लेंगे वो रहेगा आपका Na2B4O7। इसके अंदर में डालेंगे हम लोग H2SO4 और इसी के अंदर में डालेंगे हम लोग पानी को। H2SO4 और पानी को भी हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस पानी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब ही क्या होता है, एसिड में पानी डाला हुआ होता है, ठीक है। वही वाली चीज़ है। ये भी कुछ नहीं है, ये आपके बोराक्स भाई साहब है। और ये क्या है, ये है भाई आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में जब भी पानी मिलाते हैं तो वो क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो भाई सुनो, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पे सोडियम दिख रहा है और साइड बाय साइड आपको यहाँ पे SO4 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2SO4, क्योंकि आपको सोडियम दिख रहा है और SO4 दिख रहा है और इससे क्या बन रहा है, Na2SO4। और साइड बाय साइड अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है BOH 3 टाइम्स। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3BO3 भी लिख सकते हैं। यही तो है भाई आपका ऑर्थोबोरिक एसिड। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ये रिएक्शन बाद में क्यों ली थी, पहले क्यों नहीं ली थी। क्योंकि मुझे क्या करवाना था, मुझे आपको दोनों के दोनों रिएक्शन को कंपेयर करके बताना था कि ये रिएक्शन में भी ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन में भी ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है ऑर्थोबोरिक एसिड। मुझे जस्ट कंपैरिजन करके आपको शो करवाना था, इसलिए मैंने ये रिएक्शन को थोड़ा सा बाद में लिया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ से जो भी H3BO3 बना ना, ये आपके यहाँ पे आएगा, यही BOH 3 टाइम्स और यही आपका H3BO3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको शॉक नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि भाई ये कहाँ से आ गया, मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं गया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, वो वाली चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। आप दोनों में से कोई भी एक को भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो, ठीक है। तो ये क्या है, यही तो है भाई आपका ऑर्थोबोरिक एसिड। इसके अंदर में हम लोग क्या डालने वाले हैं, इसके अंदर में हम लोग इथेनॉल डालने वाले हैं। C2H5OH, सबको पता है कि C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल होता है। मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना ज़रा क्या होने वाला है ना गाइज। यहाँ पे ज़रा ध्यान दो। आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना ना, वो ये जाना कि यहाँ पे है आपका OH, यहाँ पे है आपका H। OH और H से क्या बनता है, OH और H से आपका पानी बनता है। अब आधे लोग बोलेंगे चलो वो तो समझ गया, कितना इजी था, H था, यहाँ से OH था, यहाँ से H निकाला, यहाँ से OH, यहाँ से H निकाला, पानी बन गया। बट ज़रा हमको वो तो बताओ कितने पानी बनने वाले। तो सुनो, OH ग्रुप कितने हैं 3, H कितने हैं 3, OH कितने हैं 3, H कितने हैं 3। जब 3 OH और 3 H एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो पानी भी कितने बनाएंगे, 3। अब जो बचा उसको चिपका देने का, उसको ज्वाइन कर देने का। चलिए करेंगे ज्वाइन। क्या क्या बचा आपका सबसे पहले बचा तो है बोरॉन, तो बोरॉन लिखा मैंने। फिर क्या बचा है, OC2H5 बचा है। यहाँ पे आपका बोरॉन बचा था और यहाँ पे आपका OC2H5 बचा था। तो मैंने क्या किया देखो, OC2H5 को लिख दिया, बोरॉन यहाँ का, OC2H5 यहाँ का। अब आधे लोग बोलेंगे हो गया, बट याद रखना बोरॉन जो होता है वो हमेशा कितने के साथ में जुड़ता है, हमेशा 3 के साथ में जुड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ये वाले ग्रुप भी कितने आएंगे, 3। अब आधे लोग बोलेंगे ये तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, बोरॉन था उसके साथ में OC2H5 को जोड़ दिया। 3 कहाँ से आया, क्योंकि बोरॉन जो होता है वो हमेशा 3 के साथ जुड़ता है, उसकी कैपेसिटी टोटल 3 बॉन्ड बनाने की होती है।
ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे यहाँ पे तो आपने 3 लिखा बट क्या यहाँ पे भी 3 है, तो चेक करो, देखो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन सकता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्राइथिल बोरेट। ट्राइथिल बोरेट नाम होता है इसका, ट्राइथिल बोरेट। कैसे पता चलेगा? देखो इधर ये इथिल है और ये 3 बार है, इसलिए क्या है? ट्राई इथिल। और ये वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? बोरेट बोलते हैं। समझा या नहीं? तो ये थी भाई आपकी सारे के सारे रिएक्शंस बोरैक्स की। आपको समझ में आई? सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा बोरैक्स का प्रिपरेशन, फिर हम लोगों ने देखा कि बोरैक्स जो होता है उसमें डिहाइड्रेशन किस टाइप से होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि बोरैक्स जो होता है उसकी H2SO4 और वाटर के साथ में कैसी रिएक्शन होती है, फिर हम लोगों ने देखा कि बोरैक्स जो होता है वो पानी के साथ में कैसे रिएक्शन शो करता है, फिर हम लोगों ने देखा कि जो बोरैक्स होता है वो आपके इथेनॉल के साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें गाइस अभी हम लोगों ने डिस्कस की। याद रखना, इतना पढ़ने से काम नहीं जमने वाला, आपको ये सारे रिएक्शन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो सीरियसली देख रहे हो एंड तक के, जैसे कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के समझ सकती हूँ कि आप लोग सारे के सारे वीडियोस सारे के सारे आखिरी तक देखते हो। आई एम सो हैप्पी फॉर इट गाइस। बट मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी लेके बैठो। ऐसा नहीं कि बस बिंदास मूवी जैसा देख रहे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये केमिस्ट्री है ना, मूवी तो है नहीं। कॉपी लेके बैठो, कॉपी में जो जो रिएक्शन है बता रही हूँ उनको नोट डाउन करो। नोट डाउन करना पड़ेगा। पढ़ने से कभी रिएक्शन नहीं आते, वीडियो देखने से भी नहीं आते, वीडियो देखकर प्रैक्टिस करने से रिएक्शंस आते हैं। साइड बाय साइड कॉपी पेन लेके बैठने का, जो जो रिएक्शन हुई तुरंत लिखने का प्रैक्टिस होता अपना, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो गाइस बोरैक्स के तो सारे के सारे रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखेंगे बोरैक्स के यूजेस को, जो जस्ट थेरोटिकल है, मैं समझा देती हूँ, समझ में आ जाएगा, फटाफट आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला यूज़ जो आपका बोरैक्स का है वो ये है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल एंड हार्ड बोरोसिलिकेट ग्लास। आप लोग देखा होगा कि आपके पास में आप लोगों ने कांच के ग्लासेस देखे, तो कांच के ग्लास जो होते हैं वो कुछ जो ग्लासेस होते हैं ना कांच के, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। देखा है क्या वो ग्लासेस? तो बोरोसिलिकेट ग्लासेस जो होते हैं ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लास होते हैं। तो ग्लास बनाने के लिए भी हम लोग इस बोरैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड एज अ फ्लक्स फॉर वेल्डिंग पर्पस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और माइल्ड एंटीसेप्टिक करके भी होता है, जैसे हम लोग को कहीं पे लग जाती है या कहीं पे बहुत ज़्यादा वुंड हो गया है, इंजरी हो गई है, तो मेडिकल सोप के साथ साथ हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है। या तो मेडिकल सोप्स जो होती है अलग टाइप की, जो भी मेडिसिन से रिलेटेड जो सोप्स होती है जो हमारे वाउंड्स को क्लीन करने के लिए होती है, उसमें भी डाला जाता है इसको, ठीक है। साइड बाय साइड ये होता है बोरैक्स बीट टेस्ट के लिए। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था NaBO2, वो बोरैक्स बीट था ना, तो ऐसे टेस्ट के लिए भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं एज अ ब्राइटर इन वॉशिंग पाउडर। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वॉशिंग पाउडर जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि एरियल वगैरह अगर देखा होगा, व्हील तो है ही, लेकिन एरियल अगर देखा जाए तो जब आप एरियल डालते हो तो आपका जो क्लॉथ होता है वो अलग ही चमकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो जो है आपके कंपाउंड को, आपके क्लॉथ को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना देता है। तो बोरैक्स जो होता है ये ब्राइटनर की तरह भी यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी क्लॉथ्स होते हैं, जो भी वॉशिंग पाउडर होता है, उसमें ब्राइटनर की तरह यूज़ किया जाता है। बोरैक्स बीट टेस्ट में यूज़ किया जाता है इसको मेडिसिन की जो सोप होती है ना, उसमें भी एज ए ये एंटीसेप्टिक करके यूज़ किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब में भी यूज़ किया जाता है और बहुत सारे यूजेस है, बट आपको मिनिमम 4 यूज़ आने चाहिए। समझ गया गाइस? चलिए तो अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो कि है सिलिकॉन्स। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने सिलिकॉन वाले पार्ट को, देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सिलिकॉन्स को कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपका याद रखना है ना वो ये है कि जहाँ पे भी आपका SiO वाला लिंकेज होता है, SiO वाला लिंकेज, इस टाइप के लिंकेज को, ये जो टाइप के लिंकेज होते हैं, ये लिंकेजेस आपके कहाँ पे होते हैं? सिलिकॉन्स में होते हैं। जहाँ पे भी आपको ये वाले टाइप का लिंकेज दिख जाए, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन का, ठीक है, ऐसे लिंकेजेस को आप लोग काय में बोलोगे? सिलिकॉन्स में। सिलिकॉन्स की स्पेशलिटी यही रहती है कि वो आपको ऐसे वाले लिंकेज दिखाता है, SiO। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा कि SiO वाला लिंकेज होता है सिलिकॉन में? तो सुनो, अपने पास में हर एक चीज़ का ट्रिक है। ये ट्रिक देखो ज़रा। Si वो खुद ही बोल रहा है आपको कि मेरे अंदर में Si रहने वाला है। ऑक्सीजन भी दिख रहा है, वो खुद ही बोल रहा है कि मेरे अंदर में ऑक्सीजन भी रहने वाला है। सोचो, नाम ही खुद बता रहा है कि मेरा नाम ही है सिलिकॉन, मेरे अंदर में सिलिकॉन भी है, मेरे अंदर में ऑक्सीजन भी है, मेरे लिंकेज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों को डालने का। और आप लोग ये मत सोचना कि मुझे कैसे याद रहेगा। अभी ट्रिक बताइए। यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन आ गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ गया, काम खत्म। कितना ईजी था ना, बहुत ईजी था।
चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस सिलिकॉन को बनाएंगे कैसे। आधे लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सिलिकॉन बनाना, कितने सारे स्टेप्स है इसमें, मुझे तो ये याद ही नहीं रहेगा। ये सारे दिमाग से कन्फ्यूजन्स निकाल लो और ये वाले प्रिपरेशन को देखना, इतना मज़ा आएगा ना प्रिपरेशन के वक्त, सब चीज़ें आ जाएंगी, सारी की सारी आपको आ जाएंगी। बट द पॉइंट इज़ आपको यहाँ पे एक और बात याद रखना है, ये जितने भी स्टेप्स आपके रहेंगे वो सारे के सारे स्टेप्स आपको सिस्टमेटिकली स्टडी करना है, क्योंकि ये जो स्टेप्स तीनों आएंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन का प्रिपरेशन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से, MST CT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अब ध्यान दो, ठीक है। बी सीरियस एंड वॉच द वीडियो, राइट। चलिए देखते हैं। तो सिलिकॉन के प्रिपरेशन को हम लोग देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले एकदम ध्यान देना है, एकदम ध्यान से, तो समझ में नहीं आता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लेंगे सिलिकॉन को, सिलिकॉन के अंदर हमको डालने का है CH3Cl को, ठीक है। इस CH3Cl का मतलब ही क्या होता है, मिथिल क्लोराइड, और ये क्या है भाई, आपका सिलिकॉन है। इन दोनों को हम लोग लेने वाले हैं और ये रिएक्शन जो आपकी होंगी ना, ये रिएक्शन होती है कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में और हीटिंग करवानी पड़ती है कुछ टेम्परेचर पर, कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में होगा। अब आते लोग बोलेंगे यहाँ पे हमको टेम्परेचर तो बताओ कितना रहेगा, बट सुनो, मैं अगर आपको टेम्परेचर बताते गई ना तो कितने टेम्परेचर याद करोगे। टेम्परेचर याद करने की भी कैपेसिटी दिमाग की, ज़्यादा टेम्परेचर याद नहीं कर सकते। तो आपको लोग जस्ट यहाँ पे ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर दो, मतलब हीटिंग हुई है इतना समझ में आ जाता। अगर इतना भी लिख दिया ना तो बढ़िया है, मार्क्स मिलते, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता है यार इतने सारे टेम्परेचर कौन याद करेगा। अब सुनो, यहाँ पे हम लोग ये 2 टाइम्स ले रहे हैं, कितने टाइम्स ले रहे हैं, 2 टाइम्स। ज़रा ध्यान देना, ये है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 को गाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा, सिलिकॉन दिखा, तो मेरे को जैसे सिलिकॉन दिखा मैंने यहाँ पे सिलिकॉन को लिख दिया। सिलिकॉन की टोटल 4 वैलेंसी है। अब आधे लोग बोलेंगे ये तो पहली बार सुन रहा हूँ कि सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है, और मुझे ये तो बताओ कि सिलिकॉन की 4 वैलेंसी कैसे आई। तो सुनो रे, देखा था ना, काश ही गए टिन लेने, याद आया या नहीं आया, काश ही गए टिन लेने। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन के नीचे आने वाले सारे के सारे एलिमेंट कार्बन के जैसे है। अगर कार्बन की वैलेंसी है 4 तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लीड, इनकी भी वैलेंसी कितनी रहेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में 4, मोस्ट ऑफ द केसेस में 4, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, समझा या नहीं। तो ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 4 कर दी। अब आधे लोग बोलेंगे आगे बताओ। अब सुनो क्या करने का, यहाँ पे आप लोगों ने देखा CH3 कितने बार है, 2 बार, तो एक CH3 इधर लगाया मैंने, ठीक है, एक CH3 मैंने इधर लगाया। क्लोरीन भी कितने हैं, 2 बार, एक क्लोरीन इधर आया, एक क्लोरीन इधर आया, समझा या नहीं। ये सिलिकॉन था, इस सिलिकॉन को लिखा, 4 वैलेंसी लगाई, क्यों लगाया आपको अभी बताया। मिथिल के कितने हैं, 2 टाइम्स, 2 बार मिथिल। क्लोरीन कितने हैं, 2 टाइम, 1 और 2, समझ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में कुछ भी नहीं करने का, जो स्टेप नंबर 1 में बना ना उसको लिख देने का। अपना एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई नहीं करना है रिएक्शंस के वक्त। अगर आप लोगों ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई करना चालू कर दिया ना तो रिएक्शन होती नहीं है। सीधा सीधा ट्रिक बता रही हूँ रिएक्शंस करने का, कितनी भी बड़ी रिएक्शन रहे, अपन को केमिस्ट्री के हिसाब से चलना है। अपने हिसाब से केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं चलेंगे। अगर आप बोलोगे नहीं ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। हमको पढ़ना है, हमको बोलना है हाँ हाँ ठीक है ये ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। इसको मैंने एज इट इज़ मैं इधर लिख दूँगी। चलो लिख देते इसको एज इट इज़, जैसा ये है ना भाई वैसा का वैसा इसको देख के लिख देने का। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में हम लोग डालेंगे पानी को। पानी को डालने का है, मैंने 2 पानी लिए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका H और एक होता है आपका OH। पानी के अंदर में 2 चीज़ें होती है। कौन सी 2 चीज़ें होती है पानी के अंदर में, एक होता है H और एक होता है OH। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे पानी कितने हैं, पानी के अंदर में H और OH होता है। पानी कितने हैं, 2, मतलब इसके अंदर में 2 H है और इसके अंदर में 2 OH है। इतना क्लियर हो गया, हाँ हो गया। अब देखो क्या होगा, एक Cl और एक हाइड्रोजन सबसे पहले HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। एक Cl
और एक और हाइड्रोजन फिर से HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। मतलब आपके टोटल HCl कितने बने? 2 HCl। सुनो रे सुनो क्या करने का, पानी डाला मैंने, पानी के अंदर में 2 चीज़ें H और OH, पानी 2 है मतलब H भी 2 रहेंगे, OH भी 2 रहेंगे। क्या किया, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक HCl बन के बाहर निकला, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक HCl बन के बाहर निकला। 2 हाइड्रोजन थे और 2 क्लोरीन थे, इसलिए HCl भी कितने निकले? 2। अब देखो क्या होगा, अब बचा क्या, उनको चिपका देंगे। तो आपका यहाँ पे क्या क्या बचा है ध्यान देना, ये बचा है सिलिकॉन, यहाँ पे बचा है आपका CH3, यहाँ पे बचा है आपका CH3। इतना समझा है नहीं, ये सिलिकॉन है एज इट इज सिलिकॉन, ये CH3, नीचे वाला CH3, यहाँ से तो ये H और ये HCl निकल गए। अब ये दोनों जगह खाली बची है और क्या बचा है, यहाँ पे 2 OH भी तो है, तो एक OH आपका इधर आएगा और एक OH आपका इधर आएगा। समझा या नहीं? कुछ भी नहीं किया, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल गए, OH बच गया तो एक OH इधर लगाया, एक OH इधर लगा दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लोग जो यहाँ पे बना है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बना था, Si, CH3, CH3, OH और OH। ठीक है, ये वाली चीज़ आपके यहाँ पे बनी है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पानी को बाहर निकालेंगे, इसमें से हम लोग पानी को रिमूव करेंगे, वाटर को रिमूव करने का। तो देखो वाटर कैसे रिमूव होगा, आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, मतलब आपका पानी रिमूव हो गया। जो बचा उसको लिख देंगे। क्या बचा भाई आपका, देखो यहाँ पे बचा है आपका सिलिकॉन, CH3। अब यहाँ से ये OH निकल गया, मतलब ये लिंकेज चालू रहेंगी आपकी। यहाँ पे क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा, ये लिंकेज भी यहाँ पे चालू रहेंगी। अब आधे लोग बोलेंगे मैम बुक में तो ये वाला ऑक्सीजन इधर साइड में, तो आपने तो गलत बनाया। भाई सुनो रे सुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, ये तो इतना सा रिंग थोड़ी है, ये तो एंड टाइम्स है, ये रिंग इतनी बड़ी सारी है, अपने नज़रों के बाहर में इतनी बड़ी सारी रिंग है, ये इतनी सी रिंग थोड़ी है, कहीं भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करने का भाई, सबसे पहले सिलिकॉन लेंगे, CH3Cl लेंगे, 2 CH3 जोड़ दिए, 2 Cl जोड़ दिए, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 के सही समझ गया। फिर मैंने एज इट इज इसको लिया, इसे पानी डाला, HOH वाला कंसेप्ट लगाया, HCl को बाहर निकाल दिया, OH को चिपका दिया। फिर इसको एज इट इज स्टेप नंबर 3 में लेंगे, पानी को रिमूव करेंगे। आधे लोग बोलेंगे क्यों, मैं पानी को रिमूव क्यों करूँ, मेरी मर्जी। बट सुनो ना, आपको सिलिकॉन बनाने हैं, सिलिकॉन बनाने के लिए हमारे पास सिलिकॉन वाला ये तो चाहिए, लिंकेज तो चाहिए। वो लिंकेज तो तभी आएगा ना जब मैं पानी को रिमूव करूँगी, यहाँ से OH यहाँ से H, मतलब ये पानी रिमूव हो गया, ऑक्सीजन बचा था उसको लिख दिया। ठीक है, तो चलिए गाइस ये ले लो आपका इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग सिलिकॉन्स के यूजेस देख लेंगे। तो सबसे पहला यूज़ जो है गाइस सिलिकॉन का, प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा मैम ने डिस्कस ही नहीं करवाया, हम लोग को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज सिलिकॉन की ये कहती है कि भाई ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, मतलब जब आप इसको पानी के अंदर में डालोगे तो ये पानी को रिपेल करेंगे, मतलब पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे, पानी को रिपेल करेंगे। ठीक है, और क्या है, दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। आप इनको कितना भी हीट करोगे, इसके ऊपर कुछ भी डालोगे तब भी ये टूटने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है। और साइड बाय साइड पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, पानी को रिपेल करते हैं। और इसका यूज़ होता है गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, मतलब क्या होता है ना, अगर हम लोग इसको पहन लेते हैं, इसके जो भी चीज़ बनती है सिलिकॉन्स की, अगर आप लोग उसको वियर कर लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिक करंट कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ठीक है, और साइड बाय साइड रेजिस्टेंस होते हैं ऑक्सीडेशन को, केमिकल्स को। जनरली कोई भी केमिकल के साथ में वो रिएक्ट नहीं होते। मतलब क्या क्या जाना मैंने यहाँ पे, ये जाना कि वो बहुत ज़्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं, पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं और रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, मतलब ऑक्सीडेशन या किसी भी केमिकल के साथ में रिएक्शन इतने इजीली शो नहीं करेंगे, अपने आप में मस्त है, स्टेबल है। चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ सिलिकॉन्स को। तो अब मैं गाइस डिस्कस करवा रही हूँ आपको सिलिकॉन्स के यूजेस। सबसे पहला यूज़ जो है इसका वो ये है, इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगना चाहिए, तो अलग अलग पार्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, जो भी आपके फैब्रिक्स होते हैं
उनको एज अ वाटर प्रूफ अगर आपको करने का है, जैसे कि उसको उसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, अंदर पानी से गीला नहीं होना चाहिए आपका फैब्रिक का मटेरियल, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे उसको कवर कर देते हैं क्योंकि वो पानी को रिपेल करता है। और एज अ वो यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स, अलग अलग जगह पे ऑयल, अलग अलग जगह पे लुब्रिकेंट्स की तरह, पता है ना ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। मिक्सिंग इन पेंट्स, अब क्या होता है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने घर को कभी पेंट मारा है, तो सनलाइट अगर आती है या आपका अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है ना, आपके घर का पेंट पूरा निकलना लग जाता है, फीका फीका हो जाता है, लाइट हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं ना हम लोग, सिलिकॉन्स जो होते हैं इनको हम लोग पेंट के अंदर में ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है जब बारिश आती है तो आपका वॉल जब गीला हो जाता है तब भी वो पेंट निकलता नहीं है। अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तब भी आपके पेंट को कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सिलिकॉन्स जो होते हैं ये उसके अंदर में हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये रहे गाइस इसके यूजेस। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे अमोनिया को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अमोनिया के सारे प्रिपरेशंस को देखेंगे। चलिए देखेंगे अमोनिया को। तो अमोनिया है गाइस अपना नेक्स्ट वाला कंपाउंड। NH3 मतलब ये क्या होता है, अमोनिया। बचपन से बहुत बार सुना होगा अमोनिया, आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा अमोनिया क्या होता है, सबको पता है अमोनिया गैस होती है। NH3 जो होता है वही तो आपका अमोनिया होता है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे अपने अमोनिया के प्रिपरेशन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिपरेशन को देखेंगे। इसके पहला प्रिपरेशन जो होता है ना अमोनिया का, वो बहुत सारे अलग अलग वे में किया जा सकता है। आपको कोई एक प्रिपरेशन भी आ गया तो बहुत है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर जितने प्रिपरेशन लिखाऊंगी आपको वो सब आने चाहिए, कोई एक भी आ गया तो बहुत ईजी है। मुझे पता है आपको कौन सा वाला प्रिपरेशन बहुत पसंद आएगा, और वो मैं सबसे लास्ट में बताऊँगी, क्योंकि अगर वो पहले बता दिया तो आप लोग बाकी वाले प्रिपरेशंस को देखोगे भी नहीं, और आपको वो भी आना चाहिए ना, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हम लोग को। चलिए देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया को, NH3 के प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है भाई, हम लोग लेंगे NH2 C डबल बॉन्डो NH2। आप सबको पता है ये क्या होता है, ये यूरिया होता है। NH2 C डबल बॉन्डो NH2 यूरिया होता है। इसके अंदर में कुछ भी नहीं करने का, इसके अंदर में हम लोग डालेंगे पानी को। रिएक्शन बैलेंस नहीं, आप ट्राई करो। अब आधे लोग सोचेंगे मैम यहाँ पे तो एक कंपाउंड फॉर्म होगा, फिर उसका डिसोसिएशन होकर अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या हम लोग को भी वो कंपाउंड लिखना ज़रूरी है? तो सुन लो रे भाई, आपको वो कंपाउंड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो एज ए इंटरमीडिएट है, वो तो बनेगा और 1 सेकंड में डिसोसिएट हो जाएगा। वो कंपाउंड का लिखने का कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। वो प्रोडक्ट वहाँ पे इसलिए दिया ताकि आपको समझ जाए कि ऐसा ऐसा होता है, बट वो हम थोड़ी लिखते हैं, वो तो इंटरमीडिएट है। देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपकी अमोनिया गैस निकलेंगी, CO2 गैस निकलेगी और पानी निकलेगा। आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता कि अमोनिया गैस निकलेगी? अरे सुनो ना, इसका नाम ही क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर अमोनिया का प्रिपरेशन नहीं किया तो ये हेडिंग बोलेगा नाम तो मेरा यूज़ किया अमोनिया का प्रिपरेशन, और अमोनिया प्रिपेयर ही नहीं किया। तो याद रखने का, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में सबसे पहले अमोनिया प्रिपेयर होगा, ये CO और ये ऑक्सीजन से CO2 बनेगा, और साइड बाय साइड पानी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आप लोग सारे के सारे ट्राई करो, चलो कमेंट में डालो। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन में हम लोगों ने लिया है NH4Cl, और इसमें डालेंगे गाइस हम लोग CaOH 2 टाइम्स। NH4Cl और हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं CaOH 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्शियम, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोरीन। तो सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, सबसे पहले आपका निकलेगा CaCl 2 टाइम्स। यहाँ पे कैल्शियम था, यहाँ पे क्लोरीन था, CaCl 2 टाइम्स निकला। और क्या निकलेगा भाई, अमोनिया तो निकालना है। अगर आपने अमोनिया को निकाला नहीं तो फिर ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के हेडिंग में कैसे आएगा, और साइड बाय साइड पानी तो निकलता ही है। ठीक है, तो मैंने NH4Cl को लिया। NH4Cl का मतलब ही क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। NH4Cl का मतलब ही क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और CaOH 2 का मतलब ही क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे Ca और Cl से CaCl2 बनेगा। अब आधे लोग बोलेंगे यहाँ पे तो एक ही Cl है, फिर वहाँ पे दो Cl कहाँ से आ गए? तो रिएक्शन को बैलेंस करो। चलो, यहाँ पे पानी भी निकलेगा और अमोनिया गैस भी निकलेंगी। ठीक है, तो गाइज ये हुआ आपका सेकेंड प्रिपरेशन। थर्ड प्रिपरेशन को डिस्कस करते गाइस।
NH4 2 टाइम्स SO4, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आपका अमोनियम सल्फेट। क्या नाम होता है इसका? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है सोडियम, यहाँ पे आपको दिख रहा है SO4, तो यहाँ पे आपका कौन सा सॉल्ट निकलेगा? Na2SO4। ठीक है, यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे ये रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन के रिएक्शन से इसमें ज़्यादा समझा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि हर जगह पे मैं कंसेप्ट ही समझते जाऊँगा, कहीं पे भी रट्टा नहीं मारूंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं हर जगह पे रट्टा मारूंगा, कंसेप्ट को नहीं समझूंगा। दोनों चीज़ें आनी चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसा नहीं कि मैंने पहले बताया इनऑर्गेनिक के रिएक्शन है, ऑर्गेनिक के कर सकते बिना देखे, बट इनऑर्गेनिक के रिएक्शन में कब क्या जादू होगा वो तो हमको भी समझ में नहीं आता, इसे रट्टा मारना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो यहाँ पे दिख रहा है Na, यहाँ पे दिख रहा है SO4, Na2SO4। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर लेना, साइड बाय साइड आपका यहाँ पे पानी भी बाहर निकलेगा। और देखो क्या बाहर निकलता है, और क्या बाहर निकलेगा? अमोनिया। अब अमोनिया गैस को अगर बाहर नहीं निकालोगे तो ये प्रिपरेशन में कैसे आएगा? इसलिए याद रखना है कि अमोनिया गैस को बाहर निकालने के सबसे पहले आप Na2SO4 निकाल लोगे, पानी बाहर निकाल लोगे और अमोनिया को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट रिएक्शन आप लेंगे N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कैटलिस्ट का यूज़ करोगे और ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका? हेबर्स प्रोसेस। सबसे इजी मुझे पता है आपको ये वाली रिएक्शन लगी होंगी, सभी को ये रिएक्शन बहुत पसंद आती है। उसका रीज़न ये है कि आपको दिख ही रहा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। कुछ भी नहीं करने का, नाइट्रोजन गैस ले लो, उसके अंदर में हाइड्रोजन गैस को डाल दो और क्या बना लेंगे? अमोनिया NH3। नाइट्रोजन गैस को लेंगे, हाइड्रोजन गैस को लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे? अमोनिया बनाएंगे। तो भाई ये हुई आपकी नाइट्रोजन गैस, ये हुई आपकी हाइड्रोजन गैस, और ये क्या हुआ? ये हुआ भाई आपका अमोनिया। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है ना, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रहती है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होती है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, अमोनिया भी आपकी क्या है? गैस। समझा या नहीं? तो इस तरीके से टोटल 4 मेथड्स है अभी मेरे सामने इस 11th स्टैंडर्ड के बुक में, जिससे मैं अमोनिया को बना सकती हूँ। मुझे सबसे इजी ये वाला मेथड लगता है, हेबर्स प्रोसेस, कि नाइट्रोजन लो, हाइड्रोजन डालो, अमोनिया बना लो। तो मुझे तो ये पसंद है, आपको भी ये पसंद होगी शायद। ज़रूरी नहीं है पूरे रिएक्शन में रट्टा होने चाहिए, एक भी अगर पता है तो काफ़ी आपको, बट बाकी देख लेना एक बार। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस, अब हम लोगों ने क्या किया ना, अमोनिया का प्रिपरेशन स्टडी कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे आपके अमोनिया के अलग अलग रिएक्शंस को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अमोनिया के अलग अलग रिएक्शंस को। देखते चलिए देखेंगे। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग अमोनिया का डिस्कस कर रहे हैं, तो बुक के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। ये है आपके रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? रिएक्शंस ऑफ अमोनिया को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है भाई आपका रिएक्शन विथ वाटर। हम लोगों को देखना है कि अमोनिया जो होता है वो वाटर के साथ में कैसे क्या रिएक्ट करेगा। चलिए देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है अमोनिया को, मतलब मैंने क्या लिया है? NH3 को। इसके अंदर में मुझे क्या डालने का है? वाटर डालने का है। जब भी मैं अमोनिया के अंदर में वाटर डालती हूँ तो सबको ये बात पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर में भाई 2 चीज़ें होती है, एक होता है H+, एक होता है OH- आयन। ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रहती है, मतलब दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल रहती है। ठीक है, वाटर के अंदर में 2 चीज़ें होती है, H+ और OH- आयन। यहाँ पे अमोनिया है, क्या होगा ज़रा देखना। ये अमोनिया इस H+ के साथ में रिएक्ट होकर देखो, पता है क्या बनाता है? NH4+। ठीक है, कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पे अमोनिया था, यहाँ पे H+ था। H+ और अमोनिया से क्या बना? NH4+। 3 + 1 कितना होता है? 4। ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़। और क्या बचा? और यहाँ पे आपका OH- आयन भी बचा। ठीक है, तो अमोनिया में जब पानी डालेंगे, पानी में 2 चीज़ें होती है, H+ और OH- आयन। अमोनिया इस H+ के साथ में रिएक्ट होकर NH4+ बनाता है और OH- आयन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो ये रिएक्शन हुई भाई अमोनिया की, किसके साथ में? पानी के साथ में। इसको बोला जाता है अमोनियम आयन। इसको अमोनियम आयन बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये क्या है भाई आपका? अमोनिया। और ये क्या है आपका? वाटर। चलिए मूव करेंगे सेकेंड रिएक्शन की तरफ। सेकेंड रिएक्शन आपको बोल रहा है रिएक्शन विथ HCl।
सेकेंड है आपका रिएक्शन विथ HCl, मतलब अमोनिया की रिएक्शन HCl के साथ में कैसे क्या होंगी। चलिए देखते हैं इसको। क्या करने का, सबसे पहले मैंने लिया है अमोनिया को, इसके अंदर में हम लोग डालेंगे HCl को। सबको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NH3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, NH4, और ये Cl एज इट इज। इसका नाम क्या है, इसका नाम रहेगा गाइस आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम रहेगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। समझा या नहीं, कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पे अमोनिया था, इसके अंदर में HCl डाला, ये 3, ये 1, 3 + 1 4, और ये Cl एज इट इज, ठीक है। चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ H2SO4। चलिए तो देखेंगे रिएक्शन विथ H2SO4 कि H2SO4 के साथ में क्या रिएक्शन होती है अमोनिया की। देखेंगे इसको, कुछ भी नहीं करने का। क्या करने का है, आपको अमोनिया को लेने का है, इसके अंदर में क्या डालने का है, H2SO4, ठीक है। अमोनिया के अंदर में मैंने H2SO4 को डाला, क्या होगा देखो, यहाँ पे है आपका NH3, यहाँ पे आपका क्या है H2SO4, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा NH4 2 टाइम्स SO4। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। आप लोग सारे के सारे ट्राई करो, ये अमोनिया है, ये H2SO4 है, क्या बनेगा NH4 2 टाइम्स SO4। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा कि यहाँ पर 2 आएगा। कभी आपने H2SO4 को देखा है, क्या देखा, H2SO4 को नहीं देखना है, ऑब्जर्व करो मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये SO4 हमेशा उतने के साथ में अटैच होता है जिसके नीचे में क्या होता है 2, क्योंकि SO4 की जो वैलेंसी होती है, SO4 का जो चार्ज होता है वो 2- होता है, इसलिए SO4 हमेशा कोई भी 2 चीज़ों के साथ में अटैच होगा। जैसे कि H2SO4 होता है, तो यहाँ पे भी SO4 2 हाइड्रोजन के साथ में अटैच है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आया NH4 2 टाइम्स SO4। ये 2 क्यों आया समझा, क्योंकि हमेशा SO4 कोई भी 2 चीज़ों के साथ में अटैच होता है। तो जैसे कि H2SO4 में सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 2 आएगा, समझा या नहीं। चलिए इसका नाम होता है गाइस आपका अमोनिया, इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका होता है आपका अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट सारे के सारे। चलिए गाइस, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे आपके अलग अलग टाइप के और रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन रहेंगे ना, ये आपके NH4OH के साथ में रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग रिएक्शंस किसके, अमोनिया के नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। चलिए देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस को। चलिए तो आपका फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ही क्या होता है NH4OH, और इसकी रिएक्शन आपको सबसे पहले किसके साथ में करवानी है, ZnSO4 के साथ में। फिर आपको कराना है रिएक्शन ऑफ NH4OH विथ FeCl3, ये दोनों के साथ में आपको रिएक्शन करवाना है, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया, तो NH4OH मतलब भी आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अंदर में क्या डालने का है, ZnSO4। देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। ज़रा देखो यहाँ पे आपको, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है अमोनिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है SO4, तो क्या बनेगा सबसे पहले NH4 2 टाइम्स SO4। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि NH4 2 आएगा। अभी बताया था थोड़े पहले कि H2SO4 होता है ना, बिल्कुल उसी के जैसा आपका क्या होता है, बिल्कुल उसी के जैसा आपका NH4 2 टाइम्स SO4 होता है। और बताया था SO4 हमेशा 2 के साथ में ही जुड़ता है, ठीक है। और क्या बन रहा है, और देखो क्या बनता है भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है Zn और यहाँ पे आपको दिख रहा है OH, यहाँ पे क्या बनेगा ZnOH 2 टाइम्स, ठीक है। इसको आप 2 टाइम ले लो, कर लेना रिएक्शन को, ठीक है। तो NH4SO4 NH4 2 टाइम्स SO4 बना, यहाँ पे Zn है, यहाँ पे OH है, ZnOH 2 टाइम्स बन गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा नीचे वाले रिएक्शन में, नीचे वाले रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेने का, इसके अंदर में क्या डालने का है FeCl3 डालने का है, ठीक है। देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा ना गाइस, वो आपका यहाँ पे ये रहेगा। आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अमोनिया और यहाँ पे आपको दिख रहा है Cl, NH4
और Cl लगी तो इसको 3 टाइम्स ले लो। NH4 और Cl क्या बनेगा आपका, NH4Cl बनता है 3 टाइम्स। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करवा रही हूँ, आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे Cl है, क्या बनेगा NH4Cl। साइड बाय साइड और देखो क्या बनता है, और आपका बनता है Fe2O3 XH2। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, फेरिक क्लोराइड। आयरन क्लोराइड मत बोलना, फेरिक क्लोराइड। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, चलेगा, दोनों नाम चलते हैं। इसका नाम क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम वही वाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ले लो इसका स्क्रीनशॉट सारे के सारे। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं ना, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स के साथ में कैसे क्या रिएक्शन होगा अमोनिया का। जिंक मेटल, जिंक इन द सेंस कॉपर मेटल और सिल्वर मेटल्स, कॉपर और सिल्वर मेटल के साथ में अमोनिया का रिएक्शन कैसे होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। एकदम छोटा सा पार्ट है, चलिए देखते हैं इस थिंग को। तो अब हम लोग देख रहे हैं आपके रिएक्शन को, रिएक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ कॉपर, कॉपर के साथ में डिस्कस करेंगे, कॉपर 2+ के साथ में। और साइड बाय साइड हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ सिल्वर, सिल्वर के साथ में भी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। Ag+ की जगह पे आप AgCl भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों चलता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहली चीज़, जैसे कि यहाँ पे आपको बोल रखा है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अमोनिया को लेंगे। ले लिया मैंने अमोनिया को, इसके अंदर में क्या डालने का है, Cu2+। अब देखो ज़रा क्या होगा, यहाँ पे 4 आएगा। ये आपको याद ही रखना है क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आप लोग 12th में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तब एकदम मज़ा आएगा पढ़ते वक्त। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपर, लिख दिया कॉपर को। यहाँ पे आपको दिख रहा है अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे कॉपर था, कॉपर लिखा, यहाँ पे अमोनिया था। अमोनिया कितने टाइम में, 4। कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, +2, इसलिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी चार्ज कितना आया, +2। ये आपको याद रखना है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता कॉम्प्लेक्स है, तो ज़रा देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आया। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ना, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं 12th स्टैंडर्ड में, पूरा एक चैप्टर है, उसी का छोटा सा पार्ट यहाँ पे आया है। अब आधे लोग बोलेंगे मुझे कैसे याद रहेगा कि इसमें 4 ही अमोनिया लेना है। भाई मैंने पहले ही बताया था, रट्टाफिकेशन वाला है, और इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन रट्टा मानने पड़ते ज़्यादा से ज़्यादा। ये कॉपर, ये NH3 4 टाइम्स था। अब आधे लोग बोलेंगे ये चार्ज कहाँ से आ गया, तो कॉपर के ऊपर +2 है, वो +2 चिपका देने का, स्क्वायर ब्रैकेट बना देने का। चलिए आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको फिर से लेने का है अमोनिया को, इसके अंदर में हम लोग डालेंगे AgCl को। आप यहाँ पे AgCl भी डाल सकते हो, या तो आप यहाँ पे Ag+ भी ले सकते हो, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके अमोनिया 2 टाइम्स रहते हैं, याद रखना पड़ेगा भाई। यहाँ पे भी आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, ये है आपका Ag, ये अमोनिया है। और अमोनिया कितने बार आए, 2 टाइम्स आए, इसलिए मैंने इसके नीचे 2 लगाया। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब आधे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा, मैम ये क्लोरीन को बेचारे को बाहर क्यों किया। भाई याद रखने का, अगर ये रिएक्शन ऐसी होती थी NH3 Ag+1, तो प्रोडक्ट क्या बनता था ज़रा बताओ मुझे, Ag। यहाँ पे आपके अमोनिया 2 टाइम्स आते थे, और चार्ज कितना आता था, +1। जब कॉपर के ऊपर चार्ज +2 था, तो कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज +2 आया। जब सिल्वर के ऊपर चार्ज +1 है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर में भी चार्ज कितना आएगा, +1। अगर मुझे इस +1 को नहीं लिखना है, और यहाँ पे भी +1 को नहीं लिखना है, तो मैंने दोनों तरफ में क्या कर दिया, क्लोरीन लगा दिया। तो ये क्लोरीन के जगह पे यहाँ +1 लिखा, तो ये +1 के जगह पे यहाँ पे क्लोरीन लिखा, इसलिए क्लोरीन कहाँ पे आएगा, बाहर। ये भी आपका क्या है भाई, ये भी आपका है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए आपको एक और बात याद रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स का कलर डीप ब्लू होता है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना भाई, ये होता है आपका कलरलेस। अब हम लोग थोड़े से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिया जो होता है उसका पहला यूज़ ये है कि इसको हम लोग यूरिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का प्रिपरेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र पता है ना, जो खेतों में डाला जाता है, ठीक है ना, वो फर्टिलाइज़र होता है आपके।
अमोनिया को हम लोग लेबोरेटरी रीजन में भी यूज़ किया जाता है। आपने फ्रीज में भी देखा होगा, आपके फ्रीज ठंडा रखता है, चीज़ों को कूल रखता है, तो उसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट करके जो यूज़ करते हैं ना, वो आपका लिक्विड अमोनिया ही है। ठीक है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, इनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है अमोनिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे हुए आपके अमोनिया के यूजेस। गाइज आई एम वेरी हैप्पी टू कंक्लूड योर चैप्टर हियर। यहाँ पे आपका चैप्टर ये वाला एंड होता है। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब मैंने इतने सारे डिफिकल्ट रिएक्शंस को इतना ईजी बना के दिया, तो एक लाइक और एक कमेंट तो आपका बनता ही है। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आई एम नॉट गिविंग द रिप्लाई टू योर कमेंट्स, बट एक्चुअली गाइज मैं सीरियसली बता रही हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग फील होता है। सो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।